Good morning, students. Today we are going to start the fourth chapter of class 8 science, that is materials, metals and non-metals. तो हम जो भी materials हैं उनमें हम आज metals और non-metals के बारे में पढ़ेंगे और हम उनको कैसे पहचानेंगे based on their properties, that the given material is metal or the given material is non-metal, या जो भी material की हम बात कर रहे हैं वो metal है या फिर नॉन मेटल है। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट थिंग, अगर हम मटेरियल की बात करें, पदार्थ की बात करें, तो हम अपने आसपास कई सारे पदार्थ देखते हैं, उनकी हम अपीयरेंस देखते हैं कि वो पदार्थ कैसे दिखाई देता है। तो सभी पदार्थ चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, सभी का अपना अपना अपीयरेंस है और हम अपीयरेंस के बेस पे भी हम उसको बता सकते हैं कि हाँ ये जो मटेरियल है ये धातु है या फिर ये अधातु है, बट हर केस में वैसा हम नहीं कह सकते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या है, हमें वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए और प्रॉपर्टीज के बारे में ही बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो फर्स्ट है, हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, फिजिकल properties of metal and non-metals। तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी मेटल शो करता है बेसिकली उसका अपोजिट नॉन मेटल दिखाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसके फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें, पहला प्रॉपर्टी लेते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट वन इज द मैलिएबिलिटी। नाउ व्हाट इज मैलिएबिलिटी? अगर हम मेटल और नॉन मेटल की बात करें तो मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल, whereas नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है कि मेटल्स को हम बीट करके पतली सी सीट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने आयरन की सीट देखी होगी, आपने एल्युमिनियम की सीट देखी होगी। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि हम इसको पीट पीट के पतली सी सीट, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, सीट बना सकते हैं। बट अगर हम वहीं पे नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल, फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल की अगर हम बात करें, पहले तो हम देखते हैं कि मेटल कौन से हैं और नॉन मेटल कौन से हैं। तो मेटल में जैसे कि आयरन है, जैसे गोल्ड है, जैसे एल्युमिनियम है, जैसे कॉपर है, जैसे सिल्वर है, ये सभी क्या है, ये सभी मेटल्स हैं। और नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल बेसिकली सारे गैसेस हो गए, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है। उसी तरीके से आप अगर वुड की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, ये सभी क्या है, ये सभी नॉन मेटल है। तो अगर हम इन सभी चीज़ों को, चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे वो वुड हो, अगर हम इनको बीट करें, इनको अगर हम हैमर करें, तो क्या ये एक्सपैंड होगा? क्या इनकी सीट हम बना सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसके बेस पे हम मेटल को नॉन मेटल से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मेटल्स आर मैलिएबल, वेयरएज नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या है कि हम उनको बीट करके, उनको हैमर करके हम उनकी पतली सी सीट बना सकते हैं। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। Metals are ductile. Metals are ductile. Metals जो होते हैं वो ductile होते हैं। Ductile का मतलब क्या है कि हम metals के पतले तार बना सकते हैं, इनको हम खींच के पतला लंबा सा तार बना सकते हैं। आपने एल्युमिनियम का तार देखा होगा, वायर देखा होगा, आपने कॉपर का तार देखा होगा, आपने गोल्ड का तार देखा होगा। तो ये सभी क्या है, आपने आयरन के रॉड्स देखे होंगे, पतले पतले लंबे लंबे तार देखे होंगे। तो ये सभी क्या है, ये सभी मेटल्स हैं और इनको हम मेल्ट करके या फिर हम खींच के एक्सपेंड करके हम इनका तार बना सकते हैं। वहीं पे अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल को अगर मुझे वायर बनाना है तो इट इज नॉट पॉसिबल। सो नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, जस्ट अपोजिट है। जो मेटल शो करता है जस्ट उसका अपोजिट नॉन मेटल शो करता है। Again, the third property is metals are sonorous. Metals are sonorous.
whereas non-metals are not sonorous. Sonorous का मतलब है यहाँ पे साउंड। अगर हम मेटल पे देखें तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सभी मेटल्स के बनते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि मेटल्स को अगर हम बीट करते हैं तो मेटल्स में एक तरह की आवाज़ निकलती है, दैट साउंड इज सोनोरस, जो कि नॉन मेटल में नहीं निकलती है। अगर हम वहीं पे लकड़ी पे या प्लास्टिक पे बीट करें और वहीं पे हम मेटल को बीट करें तो दोनों के साउंड में डिफरेंस होगा, एंड दैट साउंड जो सोनोरस साउंड होता है दैट इज द प्रॉपर्टी। और साउंड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ जो मटेरियल दिया गया है वो मटेरियल जो है वो क्या है, वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है। सो दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, दैट इज मेटल्स आर sonorous. Now come to the next property, fourth one, conductivity और conductor हम बात करेंगे। So metals are good conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and electricity. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो है वो हीट का, इट मीन्स कि मेटल्स अपने में से हीट को पास होने देता है, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। व्हाई? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर। द सब्सटेंस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू पास थ्रू देम इज नोन एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वहीं पे अगर हम नॉन मेटल की बात करें, प्लास्टिक ले लें, रबर ले लें, हम वुड ले लें या फिर हम एयर ले लें, तो they are not good conductor. Why? Because the electricity doesn't pass through them. Electricity doesn't pass through wood, it doesn't pass through plastic, it doesn't pass through air. तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेस पे हम कहते हैं कि ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। The next one is, next property is फिफ्थ प्रॉपर्टी, हम ले सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी की बात करें। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, उसका भार। इट मीन्स कि हम अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि जो भी मटेरियल्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स में एटम की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसीलिए उसकी डेंसिटी सबसे अधिक होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, वहीं पे अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो मेटल्स हैव लो डेंसिटी। तो इसमें से हम अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंपेयर करें तो हम इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं और दिस 5 प्रॉपर्टी जो कि आपके सिलेबस में है, और इसी के बेस पे हमें इनको क्लासिफाई करना है, इसको मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करना है कि मेटल्स आर मैलिएबल वेयरएज नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल वेयरएज नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, मेटल्स आर सोनोरस वेयरएज नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, कंडक्टर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। And if we talk about the density, then metals have high density and non-metals have low density. So these are the comparison of metals and non-metals on the basis of their physical property. Now next topic is chemical properties of metal and non-metal. तो अगर हम chemical properties की बात करें तो chemical properties में first है reaction with oxygen। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज में है, केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स कि जब कोई भी मेटल किसी दूसरे के साथ में रिएक्ट करता है, केमिकली कंबाइंड होता है, तो वो किस तरीके की प्रॉपर्टी और किस तरीके का सब्सटेंस बनाता है, तो वो होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब मेटल जो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन में क्या है कि मेटल
साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, दे फॉर्म्स द मेटल ऑक्साइड। इसका एक लाइव एग्जांपल देखते हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आयरन विच इज अ मेटल, या फिर हम कॉपर की बात करें, तांबा जो कि एक मेटल है, और अगर हम मेटल को एज इट इज एयर में छोड़ दें ओपन एयर में, तो आफ्टर सम डेज और सम टाइम्स हम देखते हैं कि जो आयरन के ऊपर का कलर है वो ब्राउनिश कलर हो जाता है। हम कहते हैं कि अरे लोहे में तो जंग लग गया है। उसी तरह से अगर हम कॉपर को देखें, तांबे को देखें, तो तांबा अगर रखा हुआ है तो अगर उसमें पानी के कांटेक्ट में आता है या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक हरे कलर का लेयर आने लगता है। तो हम कहते हैं कि अरे इस पे भी जंग लग गया या फिर खराब हो रहा है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद वो ऑक्साइड बनाता है। तो वो जो ब्राउन कलर है आयरन के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कि जंग लग गया, वो क्या था? वो आयरन ऑक्साइड है। वो आयरन जब एयर के साथ में रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है। उसी तरीके से जो तांबे के ऊपर हरे कलर का सब्सटेंस आ जाता है, हरे हरे कलर का दिखाई देने लगता है, वो क्या है? वो कॉपर ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि कॉपर ने जो हमारे वातावरण में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ में रिएक्शन कर लेता है और वो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। तो दीज आर द कंपाउंड ऑफ मेटल जो कि ऑक्साइड बनाता है। तो केमिकल नेम जनरली हम कहते हैं कि अरे ये तो खराब होने लगा, इसमें तो जंग लग गया, लोहा में जंग लग गया, ये हो गया, खराब होगा। खराब तो होता है, दैट इज द कोरोजन, बट वो उसका कंपाउंड बनता है, वो रिएक्ट करता है। उसी तरीके से अगर हमने प्लास्टिक को रख दिया, फॉर एग्जांपल अगर नॉन मेटल की बात करें, प्लास्टिक रख दिया है या फिर हमने लकड़ी रख दिया, तो क्या ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल? तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं जनरली। और रिएक्ट कब करेंगे? जब उनको रिएक्ट करवाएंगे। जब फॉर एग्जांपल जब इसको जलाते हैं तो दैट इज डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम मेटल्स की बात करें तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो मेटल जो है इसका सीधे सीधे फॉर्मूला है कि अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? ये मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। ये जनरल फॉर्मूला है और इसके बेस में हम लिख सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन जो है ये ऑक्सीजन के साथ में और वाटर के साथ में रिएक्ट करता है और ये आयरन ऑक्साइड बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। उसी तरीके से मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो अगर हम मैग्नीशियम का सिंबल देखें तो Mg+O2, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? MgO, 2MgO, 2Mg। तो ये है। उसी तरीके से कई सारे नॉन मेटल्स भी हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सल्फर जो कि एक नॉन मेटल है और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो इसी तरीके से कुछ नॉन मेटल्स हैं जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं और ऑलमोस्ट लगभग सभी मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो नॉन मेटल है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, अगर हम इस सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम वाटर से ट्रीट कराते हैं, वाटर से ट्रीट कराते हैं, इसको सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम पानी से ट्रीट कराएंगे तो हमें मिलेगा H2SO3, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड इसका नाम है। और एक एसिड है लाइक H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, एसिड का राजा, सबसे डेंजरस एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज तेजाब जिसको कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। तो अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड जिस नॉन मेटल ऑक्साइड है और उसको पानी से रिएक्ट कराते हैं तो ये एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो कुछ ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, कुछ
कुछ ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, डिपेंड ऑन देयर नेचर। तो दिस द फर्स्ट प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद एसिड। अगर हम मेटल को एसिड के साथ में रिएक्ट कराएं तो क्या होगा? द नेक्स्ट वन, सेकेंड रिएक्शन इज, और सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद एसिड। एसिड कोई भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, तो आप आगे क्लासेस में और पढ़ोगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी मेटल को एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ये हमेशा क्या बनाता है, ये एक कंपाउंड बनाता है जिसको जनरल टर्म में हम सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है इसमें से। इसका अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मेटल जो है वो एसिड के साथ में रिएक्ट करता है और सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस जो है इसमें से निकलता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जब मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करेगा तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है? तो उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, और वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम बीकर में एसिड लेंगे और जो मेटल है, पहले हम मेटल लेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल है, यहाँ पर हमने सोडियम ले लिया या फिर हमने मैग्नीशियम ले लिया, हमने आयरन ले लिया, कोई भी मेटल हमने ले लिया, मेटल के छोटे छोटे पीस, और उसमें हमने एसिड डाला। एसिड डालने के बाद क्या होगा, वो उसे के साथ केमिकली रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और हाइड्रोजन गैस जब निकलता है तो बीकर के माउथ, बीकर का जो माउथ होता है वहाँ से निकलेगा, और जब हम जलता हुआ माचिस वहाँ पर लेकर जाएंगे उसके माउथ पे, जब हाइड्रोजन गैस निकलता रहेगा उस केस में, तो वहाँ पे वो जो माचिस है वो बुझ जाएगा, बुझने के साथ में पॉपअप साउंड करेगा, पॉप, इस तरीके से आवाज़ निकलता है। तो वो जो आवाज़ है पॉपअप साउंड कहते हैं। ये कैसे पता चलेगा? जब ये पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करेगा, पक करके आवाज़ आएगी इसमें, तो वो जो साउंड है वो साउंड इंडिकेट करता है कि हाँ ये जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, दैट इज द पॉपअप साउंड। तो ये है, तो ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि हाँ मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करता है और वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल हम मैग्नीशियम ले लें या फिर सोडियम ले लें जो कि मेटल है, सोडियम, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कराएं HCl के साथ में, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका NaCl, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और ये जो NaCl है इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, या फिर इसको कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। कॉमन सॉल्ट, कहीं कहीं पे इसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, टेबल सॉल्ट। और ये टेबल सॉल्ट क्या होता है, जो हम अपने खाने में यूज करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, और यही सोडियम क्लोराइड हम अपने खाने में यूज भी करते हैं। तो ये एक रिएक्शन है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मेटल जो है, दिस इज द मेटल, एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रहा है। और एक एग्जांपल देख सकते हैं इसमें मैग्नीशियम के साथ में, अगर मैग्नीशियम को हम HCl के साथ में रिएक्ट करा दें तो यहाँ पे क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगा। तो यहाँ पे MgCl2CH2, ठीक। ये बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंसिंग, और ये सारी चीज़ें आपको जो है नेक्स्ट क्लास 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़नी है। अभी आपको जस्ट रिएक्शन जो है वो याद रखने हैं। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज? और कुछ नॉन मेटल्स भी हैं जो कि एसिड से रिएक्ट करते हैं, तो वो ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं, जस्ट मेटल्स के बारे में इसमें पढ़ना है चैप्टर में। तो रिएक्शन विद एसिड, और जो मेटल्स जो है वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ कम्स टू द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Third property is displacement reaction.
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसकी जगह से हटा दे, डिस्प्लेस कर दे, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। और वो डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब वो हाईली रिएक्टिव होगा। हाईली रिएक्टिव का मतलब फॉर एग्जांपल एक लाइव एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपने मूवी देखा होगा, आप मूवी पिक्चर्स वगैरह देखते हो, तो किसी किसी पिक्चर्स में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एक हीरो और हीरोइन है, उनके बीच में अच्छी फ्रेंडशिप है, और हीरो जो है स्मार्ट है, काफ़ी स्मार्ट है, लेकिन कुछ समय के बाद एक और हीरो आता है, वो उस हीरो से भी ज़्यादा स्मार्ट होता है। तो हीरोइन क्या करती है? वो हीरोइन जो है इस हीरो को छोड़ के वो ज़्यादा स्मार्ट हीरो और जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके पास चली जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या था? पहले एक हीरो था और एक हीरोइन थी। हीरो के पास भी पैसा था और हीरोइन के पास भी था, दोनों स्मार्ट थे। लेकिन जो दूसरा हीरो आया जो कि इस हीरो से ज़्यादा स्मार्ट था और ज़्यादा पैसे वाला था, तो क्या हुआ? उसने इस हीरो को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और हीरोइन के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो गई। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे हम कहेंगे कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कब हुआ? अगर वो बराबर का होता, बराबर पैसे वाला होता तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा था, सब कुछ ज़्यादा था, तो उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो दिस इज द कंडीशन। तो यहाँ पे अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में वो मेटल्स जो किसी एक मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, रिएक्शन तेजी से करेगा, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। एक एग्जांपल देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। फॉर एग्जांपल एक मेटल है आयरन, Fe। अगर आयरन कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट करेगा, अब कॉपर सल्फेट में देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक कॉपर है, कॉपर इज द मेटल, कॉपर मेटल है और आयरन भी मेटल है। जब कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम आयरन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? आयरन जो है, आयरन क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन जो है कॉपर को उसके जगह से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर जो है वो निकल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि उसको उसके जगह से हटा देना, डिस्प्लेस कर देना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्योंकि सल्फेट जो है कॉपर के साथ में था, अब सल्फेट किसके साथ चला गया? आयरन के साथ में। क्यों चला गया? क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। दिस इज सिंबल ऑफ आयरन, दिस इज सिंबल ऑफ कॉपर, और यहाँ पे आयरन सल्फेट है। इसी तरीके से हम जिंक को भी ले सकते हैं। अगर हम कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए क्या होगा? कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे ZnSO4 हो जाएगा और कॉपर जो है वो निकल जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरीके से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं और उसके बेसिस पे हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो है कि यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स है। तो ये था फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद कुछ यूजेस है, तो लास्ट टॉपिक है यूजेस, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर हम यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की बात करें, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो मेटल्स के तो कई सारे यूजेस हैं। अगर हम मेटल्स की बात करें, यूजेस ऑफ मेटल्स की बात करें, तो मेटल्स के क्या यूजेस हैं? मेटल्स के यूटेंसिल्स बनते हैं, मेटल्स के यूटेंसिल्स बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, वेपन्स बनते हैं, कई सारे यूजेस हैं, कई सारे। हम कह सकते हैं कि अधिकतर चीज़ें हम देखेंगे कि मेटल्स की बनती हैं। तो ये कुछ कॉमन यूजेस हैं, टॉयज बनते हैं, और उसके बाद है हम घरों में यूज़ करते हैं, टेबल चेयर, ये सारी चीज़ें हम मेटल्स के बनाते हैं और इसके यूजेस हैं। एयरक्राफ्ट बनाने में हम यूज़ करते हैं, हैवी ट्रक कार बनाने में हम मेटल्स का यूज़ करते हैं। तो कई सारे मेटल्स के यूजेस हैं। तो सेकंड वन इज द मेटल्स, नॉन मेटल्स के यूज़ को देख लेते हैं कि हम
यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में हम अगर हम देखें तो फर्स्ट थिंग नॉन मेटल्स को हम यूज करते हैं ब्रीथिंग पर्पस के लिए। हम सांस लेने में नॉन मेटल्स यूज करते हैं फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन नॉन मेटल्स है। तो नॉन मेटल्स को हम यूज करते हैं ब्रीथिंग पर्पस के लिए। नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नॉन मेटल्स का यूज प्लांट्स और एनिमल्स अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिसको हम मिनरल्स कहते हैं, और वो मिनरल्स हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल है जिसको नाइट्रोजन कहते हैं, और नाइट्रोजन को प्लांट्स लेते हैं। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट विच सिंथेसाइज प्रोटीन, जो प्रोटीन बनाने में यूज होता है, और प्रोटीन भी हमारे बॉडी को ग्रो होने में, डेवलप होने में और घाव वगैरह भरने में मदद करता है। तो अगेन अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो ये वाउंड्स को हील करने में, मतलब थर्ड यूज है प्रिपरेशन ऑफ एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक वो दवाई होती है जैसे कि घाव वगैरह लग जाता है तो हम वहाँ पे एंटीसेप्टिक को लगाते हैं जिससे कि हमारा घाव वगैरह सब ठीक हो जाता है। तो वो किससे बनता है एंटीसेप्टिक? विच इज मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स, और वहाँ पे हम नॉन मेटल्स का यूज करते हैं। और नॉन मेटल्स का यूज कहाँ पे होता है? नॉन मेटल्स का यूज क्रैकर्स वगैरह बनाने में किया जाता है, पटाखा वगैरह बनाने में किया जाता है। तो ये कुछ कॉमन यूजेस हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। और अब देखते हैं इनके यूजेस। तो ये था फोर्थ चैप्टर क्लास 8 का, मटेरियल्स, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में बेसिकली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी जो कि हमें पढ़ना था, और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर इस टॉपिक में, इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।